अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खरीद से होंगे। अच्छा, नेक्स्ट हम चैप्टर 3 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 3 सेट थ्योरी है। तो चलिए हम देखते हैं कि हमें इस चैप्टर की पहली एक्सरसाइज में क्या कुछ मिलेगा और किस हवाले से हम चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो देखें, पहली एक्सरसाइज है 3.1। इसमें क्वेश्चन में कहते हैं कि फाइंड द कॉमन डिफरेंस द सिक्स टर्म एंड द 10th टर्म एंड द nth टर्म ऑफ द फॉलोइंग गिवन अर्थमेटिक सीक्वेंसेस। कि ये आपके पास अर्थमेटिक सीक्वेंसेस हैं कि इनकी आपने कॉमन डिफरेंस सिक्स टर्म, 10th टर्म और nth टर्म इनकी कैलकुलेट करनी है। अच्छा, पहले हम देख लेते हैं कि सीक्वेंस क्या होती है। सीक्वेंस के बाद फिर हम अर्थमेटिक सीक्वेंस को देख लेंगे वो क्या होती है। फिर आगे आकर के आपको क्वेश्चन 6 और इससे ऑनवर्ड जो है वो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस भी मिलेगी। ठीक है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के बारे में हम ये चीज़ें डिस्कशन कर लेंगे, लेकिन उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे जब हम क्वेश्चन 6 से ऑनवर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं कि अर्थमेटिक सीक्वेंस या सिर्फ सीक्वेंस होती क्या है। सीक्वेंस होती क्या है जी, वो देख लेते पहले। तो देखें सीक्वेंस क्या होती है। सीक्वेंस आपके पास एक ऐसा फंक्शन होता है। सीक्वेंस एक ऐसा फंक्शन है जिसकी डोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो। सीक्वेंस इज अ फंक्शन whose domain is set of natural number। ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर तो आप बखूबी वाकिफ़ हैं। ऐसा सेट जिसके अंदर एलिमेंट 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 एंड अप टू सो ऑन। ये सेट कौन सेट होता है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर होते हैं। ठीक है। अच्छा, सीक्वेंस को हम डिनोट किस चीज़ से करते हैं? सीक्वेंस को हम डिनोट करते हैं जी इस तरह करली ब्रैकेट्स के अंदर उसकी nth टर्म को अपीयर कर लेते हैं। अब अगर हम इस सीक्वेंस की टर्म्स को लिखें, सीक्वेंस को टर्म टू टर्म एक्सपेंड करें, तो देखें सीक्वेंस को किस तरह एक्सपेंड करेंगे। देखें इसके n में ये n जो है वो क्या होगा? सेट ऑफ नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा। n की वैल्यू हम सबसे पहले कौन सी प्रोवाइड कर सकते हैं? सबसे छोटी वैल्यू कौन सी प्रोवाइड कर सकते हैं? सबसे छोटी वैल्यू आप n की सेट ऑफ नेचुरल नंबर से प्रोवाइड करेंगे। सो इस सीक्वेंस को तो वो 1 होगी। तो इट मीन्स पहली टर्म सीक्वेंस की क्या होगी? a1 होगी। नेक्स्ट आप इस सेट में से जब 2 प्रोवाइड करेंगे इस फंक्शन को, मतलब an को, तो ये a2 हो जाएगी। फिर a3 एंड अप टू सो ऑन, ये सिलसिला चलता जाएगा आगे और आखिर में आपके पास an आ जाएगी, लास्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस। अच्छा, अब देखें इसमें, तो ये आपके पास होगा ये सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म। ये सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म है a1। ये सीक्वेंस के सेकंड टर्म है। इस तरह सीक्वेंस की a3 जो है वो थर्ड टर्म है। नेक्स्ट an क्या है जी? सीक्वेंस की nth टर्म होगी। सीक्वेंस की nth टर्म है। अच्छा, अब देखें अगर हम नेक्स्ट अर्थमेटिक सीक्वेंस को देखें कि अर्थमेटिक सीक्वेंस क्या होती है, तो अर्थमेटिक सीक्वेंस देखते हैं जी। अर्थमेटिक सीक्वेंस में एक्चुअली टर्म्स का जो सीक्वेंस की टर्म्स होती है उनमें आपस में क्या होता है? डिफरेंस सेम होता है, कॉमन डिफरेंस आ रहा होता है। तो हम सीक्वेंस की टर्म्स कैसे जनरेट करते हैं? हर प्रीवियस टर्म से नेक्स्ट टर्म पे जाने के लिए आप एक डी का इजाफा कर लेते हैं। डी एक ऐड करते जाएंगे तो आपको नेक्स्ट टर्म मिलती जाएंगे, वो जो कि वो अर्थमेटिक सीक्वेंस की टर्म्स होगी। तो चलिए इसको हम प्रॉपर वे में डिफाइन कर लेते हैं। देखें अर्थमेटिक सीक्वेंस क्या होती है। तो अर्थमेटिक सीक्वेंस की टर्म्स कैसे जनरेट होंगी? जैसे कि हमने देखा किसी भी सीक्वेंस के अंदर उसकी जो टर्म्स होती हैं वो पहली टर्म a1 होती है, दूसरी टर्म उसकी a2 होती है, तीसरी टर्म उसकी a3 होती है। अगर चौथी टर्म देखेंगे तो वो a4 होगी और अब सो ऑन लास्ट टर्म जो होगी उसकी nth टर्म an होगी। अब अगर इसी चीज़ को देखा जाए अर्थमेटिक सीक्वेंस में, तो ये सीक्वेंस अर्थमेटिक सीक्वेंस में कैसे बनेगी कि पहली टर्म आपके पास a1 ही होगी। अर्थमेटिक सीक्वेंस में पहली टर्म भी a1 होती है। सेकंड टर्म जो होती है उसमें देखें, अब आपने पहले टर्म तो बना ली ना, फर्स्ट टर्म। तो मैंने क्या कहा था अर्थमेटिक सीक्वेंस में कि अर्थमेटिक सीक्वेंस में सीक्वेंस की टर्म्स कैसे जनरेट होती हैं कि हर प्रीवियस टर्म में आप नेक्स्ट टर्म पे जाते हुए एक डी को ऐड कर लेते हैं, कॉमन डिफरेंस जो होता है। ठीक है, तो डी को आप ऐड करें अगर a1 में तो आपको मिल जाएगी नेक्स्ट टर्म, ठीक है, जो कि a2 होगी। ये a1 ही है। तो नेक्स्ट टर्म बनाने के लिए आपने a1 में डी ऐड कर लेना है। अब इससे अगली टर्म बनाने के लिए इस टर्म में अब आप एक और डी ऐड कर लें।
तो एक और डी ऐड करेंगे, एक डी ऑलरेडी आया हुआ है, तो a1 प्लस 2d बन जाएगा, a1 प्लस 2d। ये सीक्वेंस की थर्ड टर्म आ गई है। नेक्स्ट टर्म बनाने के लिए एक और डी ऐड कर लें, तो a1 प्लस 3d हो जाएगा। तो ये सीक्वेंस की फोर्थ टर्म एंड अप टू सो ऑन। nth टर्म क्या बनेगी, ये देखें, इसको हम यहाँ से यहीं से देख सकते हैं कि फर्स्ट टर्म थी, इसके सब क्रिप में 1 था, तो इधर डी वगैरह कुछ नहीं आ रहा। देखें सब में a1 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 तो आ रहे हैं ना, डी भी सब में आ रहे हैं, ठीक है। इसके बजाय इसके अलावा सब में बाकी सब में डी आ रहे हैं। तो यहाँ पर आपके पास डी कुछ भी नहीं है, a1 है तो डी कुछ भी नहीं है, a2 है तो इधर 1d आ रहा है, इधर a3 है तो इसके इधर जो है वो 2 आ रहा है, एक नंबर कम आ रहा है ना। जैसे अगर 2 था तो इधर 1d आ रहा है, एक नंबर कम। इधर 3 था तो इधर 2 आ रहा है, एक नंबर कम, ठीक है। इधर 4 है तो इधर 3 आ रहा है, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर इधर n है तो n से एक नंबर कम इधर d आएगा ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि a1 तो आएगा इसमें भी, क्योंकि सब टर्म में a1 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 आ रहे हैं। अब प्लस के बाद d के साथ कौन सा नंबर आएगा, देखें जैसे इधर 4 था, इधर 4 माइनस 1 आ रहा है, ठीक है। मतलब एक नंबर कम आ रहा है, जो जोन टर्म होगी उससे एक नंबर कम इधर डी के साथ नंबर आ रहा होगा। तो इधर n है तो n से एक नंबर कम, n से एक नंबर कम करें तो n माइनस 1 हो जाएगा और इंटू डी आ जाएगा। तो ये इसकी nth टर्म बन जाएगी, ठीक है। अब आप देखें तो इसमें जो a1 यूज़ हुआ, इसके अलावा d यूज़ हुआ, इसके अलावा an यूज़ हुआ। a1 क्या है, फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म ऑफ अर्थमेटिक सीक्वेंस। इसमें डी क्या है, डी आपके पास है, इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। और ये कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या होता है कि कोई सी भी दो कंसेक्टिव टर्म लें, कोई सी भी दो कंसेक्टिव टर्म, और उनमें आपने नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस कर लेना है। ये हमेशा याद रखना है कि नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस करना है। प्रीवियस टर्म को नेक्स्ट टर्म में से माइनस किया ना तो वो चीज़ गलत हो जाएगी, वो डिफरेंस डी की वैल्यू नहीं होगी, ठीक है। डी डिफरेंस होता है ना कॉमन डिफरेंस, वो किस तरह कैलकुलेट होता है, दो कोई से भी कंसेक्टिव टर्म में नेक्स्ट टर्म को प्रीवियस टर्म में से माइनस करना होता है, ठीक है। तो ये आप लिख लें इधर, इसके लिए नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। इस तरीके से आपको कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। a1 तो ज़ाहिर सी बात है, वो पहले टर्म जो भी कुछ होगा करेगी सीक्वेंस की, वो a1 हो जाएगी ना। अच्छा नेक्स्ट आपके पास an आपके पास क्या है जी, nth टर्म ऑफ अर्थमेटिक सीक्वेंस है, nth टर्म ऑफ अर्थमेटिक सीक्वेंस। और ये किस तरह डिफाइन होती है, देखें यहाँ पर हमने बनाई है इसकी nth टर्म, ये वही है। an आपके पास किस इक्वल होगी, a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसका मतलब ये हुआ कि an का फार्मूला क्या हमारे पास बन गया, a1 प्लस n माइनस 1 डी। अगर सीक्वेंस आपके पास अर्थमेटिक सीक्वेंस होगी तो फिर an का फार्मूला आपके पास क्या बन रहा होगा, a1 प्लस n माइनस 1 डी हुआ करेगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये हमें आगे जा करके ज़रूरत पड़ेगा कि किसी भी टर्म को फाइंड आउट करने के लिए ना, ये हमें फार्मूले की जरूरत पड़ा करेगी। तो इस फार्मूले की मदद से आप किसी भी टर्म को फाइंड आउट कर सकते हैं। और वो किस तरह, अगर मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल, जैसे कि इसमें क्वेश्चन 1 में कहा हुआ है कि 6 टर्म फाइंड आउट करनी है आपने, तो 6 टर्म फाइंड आउट करने के लिए a6 फाइंड करना है। तो a6 कैसे फाइंड होगा, अब अगर हम n की जगह n की वैल्यू 6 रख लें तो इधर आ जाएगा, देखें a6 और राइट साइड पर क्या आ जाएगा, जहाँ पर n आ रहा है वहाँ पर 6 पुट कर लें, तो a1 प्लस n की जगह 6 माइनस 1 इंटू डी। तो ये बन जाएगा a6 इक्वल्स टू a1 प्लस 5d। तो a6 आपके पास इस तरीके से फाइंड हो जाए करेगा। इसी तरीके से नेक्स्ट अगर आपको चाहिए होगा कि a10 फाइंड आउट करें, तो a10 फाइंड करने के लिए इसी फार्मूले में आपने n की जगह n की वैल्यू 10 पुट कर लेनी है। n की जगह 10 पुट किया तो राइट साइड भी जहाँ पर n आएगा वहाँ पर आपने 10 लिखना है, 10 पुट करना है वैल्यूज़ की। तो a1 प्लस n की जगह 10 माइनस 1 इंटू डी। तो ये बन जाएगा आपके पास a1 प्लस 9d। इस तरीके से अगर आपको कोई और टर्म फाइंड करनी पड़ जाए, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि आप फाइंड करना चाह रहे हैं जी कि a51 टर्म फाइंड करना चाह रहे हैं, 51th टर्म। तो 51 टर्म फाइंड करने के लिए n आपके पास 51 है, तो क्या काम करेंगे, इस फार्मूले में जा करके n की जगह आपने 51 पुट किया, तो राइट साइड पे जहाँ पर n आ रहा होगा वहाँ पर आपने 51 पुट करना है। तो ये a1 आ गया प्लस 51 माइनस 1 करेंगे तो ये इधर आ जाएगा 50 इंटू डी। तो ये आपके पास 51th टर्म होगी,
ठीक है 51st। तो ये आप किसी भी तरीके से कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस nth टर्म फार्मूला। और उसके बाद अगर ये आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिल सकती है अगर आपके पास a1 और d की वैल्यू मौजूद होंगी तो, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ और देखते हैं इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको परफॉर्म कर लेते हैं। अच्छा, एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें कहता है फाइंड द कॉमन डिफरेंस द 6th टर्म द 10th टर्म एंड द nth टर्म ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग गिवन अर्थमेटिक सीक्वेंसेस। ये आपके पास 4 सीक्वेंसेस दी हुई हैं। इन चारों में आपने क्या काम करना है कि ये 4 चीज़ें फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 में जो रिक्वायरमेंट है वो कहता है कॉमन डिफरेंस आप कैलकुलेट करें। अब देखें तो हम कॉमन डिफरेंस को हमने किस चीज़ से डिनोट किया था, कॉमन डिफरेंस को हमने स्मॉल डी के साथ डिनोट किया था ना, तो इट मीन्स ये आपने फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट कहते हैं जी कि आप 6 टर्म फाइंड आउट करें। 6 टर्म के लिए जो टर्म लिखने का वे है ना वो आपके पास ए लिख करके उसके सबस्क्रिप्ट में 6 टर्म में तो आप 6 लिख लें, तो इसका मतलब है कि सिक्स टर्म फाइंड आउट करनी है इसमें। नेक्स्ट कहते हैं A10 फाइंड करें, तो इसमें इसके सबस्क्रिप्ट में कौन सा नंबर आएगा, A10 आ जाएगा। तो ये 10 ये बता रहा है कि ये 10th टर्म है, ठीक है 10th टर्म। तो इसमें आपने 10th टर्म भी फाइंड आउट करनी थी और साथ में nth टर्म भी फाइंड आउट करनी है। तो nth टर्म फाइंड करने का मतलब ये है कि आपने an फाइंड आउट करना होगा, ये इसकी nth टर्म होगी, ठीक हो गया। अच्छा आप चलें जी पहला हम पार्ट देखते हैं और उसमें ये चीज़ें फाइंड आउट कर लेते हैं चारों की चारों। पहले पार्ट में आपको जो सीक्वेंस दी हुई है वो क्या है, सीक्वेंस 1 6 11 16 21 एंड अप टू सो ऑन, ये आपके पास सीक्वेंस है। इस सीक्वेंस की आपने अच्छा ये बताया गया कि ये सीक्वेंस जो है वो कौन सी प्रोग्रेशन में आ रही है, आर एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या आर एन अर्थमेटिक सीक्वेंस। अर्थमेटिक सीक्वेंस, ये आपके पास जो सीक्वेंस की टर्म्स हैं ये कौन सी सीक्वेंस की टर्म्स है, अर्थमेटिक सीक्वेंस की टर्म्स है। अब अर्थमेटिक सीक्वेंस में ख़ास बात क्या होती है कि इसमें हर 2 कंसेक्यूटिव टर्म का जो डिफरेंस होता है वो सेम होता है। अगर हम इन 2 टर्म्स का डिफरेंस देखें तो 6 माइनस 1 करेंगे तो 5 आएगा, 11 माइनस 6 करेंगे तो भी 5 आएगा, 16 माइनस 11 करेंगे तो भी 5 आएगा, 21 माइनस 16 करेंगे तब भी 5 ही आएगा। तो नेक्स्ट टर्म को हम प्रीवियस टर्म में से माइनस कर रहे हैं। नेक्स्ट और प्रीवियस कौन सी 2 कंसेक्यूटिव टर्म, ठीक है। कोई भी टर्म आप लेंगे उसकी वेरी नेक्स्ट आने वाली टर्म वो नेक्स्ट टर्म होगी और उससे प्रीवियस टर्म वो टर्म होगी जिसको आप लेंगे, ठीक है। मतलब 21 और 16 है ना, तो 21 इसमें नेक्स्ट टर्म होगी और 16 इसकी प्रीवियस टर्म होगी। तो 21 में से 16 को माइनस करेंगे तो आपको इसका कॉमन डिफरेंस आ जाएगा डी की वैल्यू। तो आप देखें डी आप किससे कैलकुलेट कर सकते हैं, डी कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, नेक्स्ट टर्म को आप कोई सी भी दो टर्म्स आप लें कंसेक्यूटिव टर्म्स और उनमें आपने नेक्स्ट को प्रीवियस में से माइनस कर लें, तो नेक्स्ट माइनस प्रीवियस करेंगे, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। तो नेक्स्ट टर्म चलिए आप अगर 6 और 1 लेते हैं, 1 और 6 में 6 आपके पास इसकी नेक्स्ट टर्म होगी तो इससे प्रीवियस टर्म कौन सी है 1 है, तो 6 माइनस 1 करने से आपको इसका कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। और ये आप कहीं से भी कोई सी भी 2 टर्म ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि पहली 2 टर्म्स लेंगे और ज़रूरी नहीं है कि सेकंड और थर्ड लेंगे, ज़रूरी नहीं है कि थर्ड और फोर्थ लेंगे। कोई सी भी सीक्वेंस की टर्म्स है ना हों कंसेक्टिव, मतलब 2 एक साथ आने वाले टर्म्स हों और उनका डिफरेंस नेक्स्ट को माइनस करना है प्रीवियस में से, तो आपको तब ये कॉमन डिफरेंस की वैल्यू इस तरीके से मिल जाया करेगी, ठीक हो गया। अच्छा अब देखें नेक्स्ट हम A6 फाइंड करने से पहले A1 फाइंड कर लेते हैं ना। देखें सीक्वेंस की जो फर्स्ट टर्म वो करेगी, फर्स्ट टर्म सीक्वेंस की कोई भी फर्स्ट टर्म होगी पहली टर्म वो आपके पास क्या होगी A1 की वैल्यू वो करेगी A1। ये हमें ज़रूरत पड़े करेगी, ये आपने हर एक पार्ट में फाइंड आउट कर लेना है। A1 और D की ही मदद से हमने बाकी ये देखें A6 A10 और AN की वैल्यूज फाइंड आउट करनी होंगी। तो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट कि A6 फाइंड आउट करने के लिए 6th टर्म फाइंड करनी है ना। नेक्स्ट देखें 6 टर्म आपने फाइंड आउट करनी है, पहली चीज़ आपने फाइंड कर ली कॉमन डिफरेंस, D की वैल्यू 5 आ गई है। नेक्स्ट अब आपने अगर A6 फाइंड आउट करना है तो A6 फाइंड करने के लिए A6 क्या बनेगा, देखें AN का आपके पास फार्मूला है ना, AN किसी के लिए होता है A1 प्लस
n माइनस वन इंटू डी होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ए एन का तो ये फार्मूला होता है। देखें, आपने अगर ए सिक्स बनाना है, इसके एन की जगह सिक्स रखना है, तो एन की जगह वैल्यू पुट कर लें सिक्स। ए सिक्स किसकी आ जाएगा, ए वन प्लस सिक्स माइनस वन डी करेंगे, तो सिक्स माइनस वन करने से आपको मिल जाएगा फाइव। तो ये मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ, जैसे फाइव डी आ जाएगा। अब देखें, ए वन और डी की वैल्यू आपके पास यहाँ पर मौजूद हैं, इन वैल्यूज को इधर पुट करें, तो ये बन जाएगा आपके पास ए सिक्स इक्वल्स टू ए वन कितने हैं, वन है, प्लस, ठीक है, फाइव इंटू डी, डी कितना है, फाइव है, फाइव फाइव से मल्टीप्लाई करके 25 आ जाएगा, ये वन प्लस 25, तो ये आगे जा करके बन जाएगा आपके पास 26। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ए सिक्स जो है 26 आ गया। सिक्स टर्म ऑफ दिस अर्थमेटिक सीक्वेंस इज 26। नेक्स्ट, अब अगर आपने टेंथ टर्म भी फाइंड आउट करनी है, तो टेंथ टर्म फाइंड करने के लिए आपने क्या काम करना है, इधर सिंपली इस nth टर्म वाले फार्मूले के अंदर n की जगह 10 पुट कर लें, तो ये ए 10 आ जाएगा इक्वल्स टू ए वन प्लस n की जगह 10 रखेंगे, तो 10 माइनस वन करने से 9 आ जाएगा ना, तो ये 9d बन जाएगा। और इक्वल्स टू ए वन कितने, 1 है, 9 इंटू डी, डी कितना है यहाँ पर 5 है, तो ये 1 प्लस 9 5 45 होता है, तो 45 प्लस 1 करने से आपको 46 मिल जाएगा। ये आपके पास आ गया ए 10। तो ये इसकी टेंथ टर्म जो होगी वो 46 होगी, ठीक हो गया। नेक्स्ट आपने फाइंड करना है यहाँ से ए एन भी फाइंड आउट करना है। ए एन फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला क्या है ए एन का, ये वाला फार्मूला है ना, ठीक है। तो ए एन इक्वल्स टू ए वन प्लस एन माइनस वन डी। अब चूंकि आपने ए एन ही फाइंड करना है, तो इसमें आप ए वन और डी की वैल्यू पुट कर सकते हैं। ए वन है, डी जो इधर 5 दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप वैल्यूज पुट करें, तो ये आ जाएगा ए वन की जगह 1 प्लस एन माइनस वन, डी की जगह आ जाएगा 5, 5 अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या बन जाएगा, देखें ये 1 प्लस 5n माइनस 5, माइनस 5 प्लस 1 करने से कितना आ जाएगा आंसर, माइनस 4 प्लस 5n। इसी चीज़ को आप इस तरह लिख सकते हैं कि 5n माइनस 4, ठीक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना, टर्म्स को अगर रीअरेंज कर ली जाए तो। ये आपके पास आ गई है इसकी nth टर्म, ठीक हो गया। तो ये इसके पास ये आंसर्स हैं। तो आपने डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, डी आपके पास आ गया 5 की इक्वल। नेक्स्ट आपने 6 टर्म फाइंड करनी थी, और 6 टर्म आपने फाइंड की 26। नेक्स्ट आपने ए 10 फाइंड करना था, तो ए 10 आपने फाइंड किया 46, और आखिर में आपने ए एन फाइंड आउट करना था, और वो आपके पास आ गई है 5n माइनस 4 की इक्वल। तो ये इस चीज़ का आंसर बन जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का ही। तो इसमें कहते हैं, अच्छा इसमें कहता है कि आपके पास सीक्वेंस जो है अर्थमेटिक सीक्वेंस वो क्या दी हुई है, -6 -3 0 एंड 3 अप टू सो ऑन। तो इस सीक्वेंस के लिए कहते हैं, देखिए -6 -3 0 3 एंड अप टू सो ऑन, ये सीक्वेंस की टर्म्स हैं। और ये सीक्वेंस कौन सी सीक्वेंस में लाई कर रही हैं, इसको आप लिख लें आर एन अर्थमेटिक सीक्वेंस। जब अर्थमेटिक सीक्वेंस में है, तो अर्थमेटिक सीक्वेंस की पहली टर्म होती है a1, ठीक हो गया। जब पहली टर्म आपके पास a1 होती है, तो आप इसकी जगह लिख सकते हैं ना a1 की वैल्यू, ठीक है। a1 क्या होगा फिर -6, यहाँ पे देखें फर्स्ट टर्म क्या आ रही है, -6 आ रही है। उसके बाद आपने इसमें कैलकुलेट क्या क्या चीज़ें करनी थी, स्मॉल डी कैलकुलेट करना है, कॉमन डिफरेंस, S6 फाइंड करना है 6 टर्म, A10 फाइंड करना है 10th टर्म, और AN फाइंड करना है nth टर्म। ये 4 चीज़ें कैलकुलेट करने के लिए हमें A1 की वैल्यू ज़रूरत थी, तो हमने इस सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म में से फाइंड आउट कर ली है। अब नेक्स्ट देखें, डी फाइंड आउट करने के लिए डी किस तरह फाइंड होता है, सीक्वेंस की कोई सी भी 2 कंसेक्यूटिव टर्म लेंगे ना, ठीक है, तो उनमें नेक्स्ट टर्म को प्रीवियस टर्म में से माइनस कर लेना, कोई सी भी 2 टर्म ले लें। आप पहले 2 में से माइनस करेंगे, तो देखें -3 -6 करने से आपको +3 मिल जाएगा। अगर आप 0 माइनस करेंगे, 0 माइनस इंटू -3 करेंगे, तब भी +3 आएगा, या 3 -0 करेंगे तब भी आपके पास 3 आएगा। तो डिफरेंस देखें सब में सेम आ रहा है। तो आप कोई से 2 कंसेक्यूटिव टर्म लें और उनमें डिफरेंस फाइंड आउट कर लें। देखिए -3 पहले 2 टर्म में ले लेता हूँ, केस में से इसको माइनस कर लें, -3 माइनस इंटू, देखें इस प्रीवियस टर्म का अपना साइन माइनस है, तो इसी मैंने इसको ब्रैकेट में लिख लिया,
तो अब ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर के प्लस हो जाएगा, तो ये -3 + 6 से आंसर में क्या मिलेगा, +3 मिल जाएगा। ये डी की वैल्यू 3 आ गई, पहला चीज़ का आंसर हमें फाइंड हो चुका है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं A6 फाइंड आउट करने के लिए। देखें आपने देखा कि an का फॉर्मूला होता है आपके पास A1 + n-1d। इधर n की जगह अगर आप पुट करेंगे 6 तो ये आ जाएगा A1 + 6-1 तो ये 5d बन जाएगा। अब इधर आप वैल्यूज पुट करें, A6 = A1 आपके पास -6 है, डी आपने यहाँ पर फाइंड आउट किया हुआ है 3, तो इसको सिम्प्लीफाई करके इधर इधर A6 की वैल्यू बता सकते हैं। ये -6 + 5 3 15, 15 में से -6 माइनस करेंगे तो बाकी रह जाएगा +9, तो ये A6 की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट अब अगर आपने टेंथ टर्म फाइंड करें, देखें ये फाइंड हो गई ना। नेक्स्ट A10 फाइंड आउट करने के लिए A10 लिखेंगे। A10 आपने कैसे फाइंड होगा, इसी फार्मूले के अंदर जाके आपने n की जगह n की वैल्यू 10 पुट करनी है। इधर A10 हो गया, राइट साइड पर ये A1 है, ये तो A1 ही रहेगा, प्लस n की जगह 10 आ जाएगा। 10 - 1 करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 9d रह जाएगा। ठीक है, अब इधर वैल्यूज पुट करें, जो आपके पास वैल्यूज हैं। A1 की वैल्यू है जो कि -6 है, उसके बाद d की वैल्यू है जो कि 3, तो इधर पुट करें। A1 की जगह आ जाएगा -6 + 9 × 3, देखिए सिम्प्लीफाई करें इसको तो -6 + 9 3 27, 27 -6 करने से आपके पास आ जाएगा 21, तो ये 10th टर्म इस सीक्वेंस की 21 होगी। नेक्स्ट आपने an फाइंड आउट करना है, तो an फाइंड करने के लिए an का ये फॉर्मूला लिखा हुआ है ना, तो an लिखें A1 + n-1 × d। अब इधर आप A1 की वैल्यू और d की वैल्यू ये पुट करें इधर, तो आपको nth टर्म मिल जाएगी। ये आ जाएगा -6 + n-1, d की जगह आ जाएगा 3 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई करवाएं जरा इसको, -6 + 3n-3 आ जाएगा। तो ये देखें -3 और -6 आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, तो ये 3n को आप पहले लिख लें और -6 -3 करेंगे तो -9 आ जाएगा। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि इसकी nth टर्म जो होगी वो ये वाली बन जाएगी। सो आपने डी फाइंड कर लिया, डी की वैल्यू कितनी आई थी 3 की इक्वल, A6 फाइंड कर लिया और उसकी वैल्यू आई थी आपके पास 9। फिर आपने A10 फाइंड किया, उसकी वैल्यू आई आपके पास 21। नेक्स्ट आपने AN फाइंड किया और उसकी वैल्यू बनी आपके पास 3n - 9 की इक्वल। सो ये इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। तो थर्ड पार्ट में सीक्वेंस जो दी हुई है देखें, इसमें कहता है -7 -3 1 5, -7 -3 1 5 एंड अप टू सो ऑन। ये कौन सी प्रोग्रेशन में लाई कर रही हैं, आर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, चलिए हम इसमें देख लेते हैं। फिर से आपने इसमें वही सेम रिक्वायरमेंट है कि डी की वैल्यू फाइंड आउट करें, A6 फाइंड आउट करें, उसके बाद A10 फाइंड आउट करें, नेक्स्ट AN भी फाइंड आउट करें। तो ये चार चीज़ें आपने इन चार चीज़ों के आंसर्स करने हैं इस सीक्वेंस के लिहाज से। तो अब देखें इस सीक्वेंस में फर्स्ट टर्म क्या है, A1, फर्स्ट टर्म है सीक्वेंस की -7, ठीक हो गया। उसके बाद डी फाइंड आउट करने के लिए कोई से दो टर्म्स का डिफरेंस देख लें, तो -3 माइनस इंटू -7, नेक्स्ट टर्म को प्रीवियस टर्म में से माइनस कर लें तो डिफरेंस आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस -3 + 7 बन जाएगा। -3 + 7 करने से आपके पास +4 आ जाएगा, तो डी की वैल्यू आपके पास आ गई कितनी, +4। तो ये एक चीज़ का आंसर आ गया। नेक्स्ट हम A6 फाइंड करते हैं। A6 फाइंड करने के लिए इसके लिए आप लिख सकते हैं AN का फार्मूला, AN क्या होते हैं, A1 + n-1d। अब n की जगह अगर आप A6 पुट करेंगे n की जगह, तो ये A6 आ जाएगा। देखें इधर A1 + n की जगह 6 - 1 करने से 5 मिलेगा, तो 5d। अब इधर वैल्यूज पुट करें, A1 आपके पास है -7, d आपके पास है 4, तो ये -7 + 5 हो जाए 20, तो ये -7 + 20 करेंगे तो आपके पास बाकी बचेगा 13। तो ये A6 जो टर्म होगी वो 13 होगी। नेक्स्ट हम फाइंड कर लेते हैं A10, 10th टर्म फाइंड करने के लिए फिर से आपने इस फार्मूले के अंदर n की जगह वैल्यू 10 पुट करनी है, तो ये आ जाएगा A1 + इधर कितना रह जाएगा 9d। तो अब देखें इधर वैल्यू पुट करें A1 की वैल्यू आपके पास है -7, तो इसकी जगह आ जाएगा -7 + 9 × 4, ठीक हो गया। अच्छा अब देखें 9 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास आ जाएगा 36, ठीक है।
तो 36 -7 करेंगे तो ये बचेगा आपके पास 29, तो ये A10 आ गया जी आपके पास। तो नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करना है जी AN। देखें A6 फाइंड हो चुका है, A10 फाइंड हो चुका है, नेक्स्ट हम AN फाइंड आउट करते हैं। AN के लिए आपने AN का फार्मूला लिखना है। AN आपके पास कितना आ रहा है जी, फार्मूला क्या होता है, A1 प्लस n-1 इंटू डी। A1 की वैल्यू पुट करें, फिर डी की वैल्यू पुट करें तो आपको AN भी मिल जाएगा यहाँ से। देखें A1 आपके पास कितना है, -7 प्लस n-1, डी कितना है 4 की इक्वल है। ये -7 प्लस 4n -4 -7 करेंगे तो ये माइनस का 11 आ जाएगा और प्लस 4n, तो इसका मतलब ये हुआ कि 4n - 11 ये आपके पास आ गई है nth टर्म इस सीक्वेंस की। तो लिहाजा हमने सारी चीज़ें फाइंड कर ली है ना, अब इन सबको एक जगह लिख लें, ये इसका आंसर है। मतलब डी जो है आपने फाइंड किया किसकी इक्वल था, 4 की इक्वल, फिर आपने A6 फाइंड किया जो कि 13 इक्वल आया, फिर आपने A10 फाइंड किया जो कि 29 इक्वल बना, फिर आपने AN फाइंड आउट किया और वो 4n - 11 की इक्वल आया, तो ये इसके आंसर्स हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट इसका फोर्थ पार्ट है, इस पर चलते हैं हम। तो फोर्थ पार्ट में देखें तो अच्छा, फोर्थ पार्ट में कहते हैं जी कि आपके पास सीक्वेंस क्या है, 30, 35, 40 एंड अप टू सो ऑन। इस सीक्वेंस का हम देख लेंगे। इस सीक्वेंस के अंदर D, A6, A10 एंड AN फाइंड करना है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट सेम है इन चारों पार्ट्स के लिए, ठीक है, कि आपने ये चार वैल्यूज फाइंड करनी है, कॉमन डिफरेंस, 6th टर्म, 10th टर्म एंड nth टर्म। तो ये चार चीज़ें आप फाइंड करनी है। आपने D फाइंड आउट करना है, A6 फाइंड आउट करना है, A10 फाइंड आउट करना है, नेक्स्ट AN B फाइंड करना है। जबकि सीक्वेंस आपको क्या दी हुई है फोर्थ पार्ट में, 30 है फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म इसकी 35 है और थर्ड टर्म इसकी 40 एंड अप टू सो ऑन। ये सारी टर्म्स जो हैं वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हैं। ये हमें बात की माने, अगर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की फर्स्ट टर्म जो होती है A1, वो जैसे कौन सी फर्स्ट टर्म बन रही 30, तो ये फर्स्ट टर्म आ जाएगी इसकी 30। नेक्स्ट हमने अगर डी कैलकुलेट करना है तो डी कैलकुलेट करने के लिए कोई सी दो टर्म्स का कॉमन डिफरेंस देख लें, तो 35 माइनस 30 करके आ सकता है। पहले दो टर्म्स देंगे तो 35 माइनस 30 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 5 के इक्वल, तो ये डी आपके पास आ गया कॉमन डिफरेंस। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट देखें, अगर तो A6 फाइंड करना है तो A6 फाइंड करने के लिए आप अगर AN का फार्मूला लिखें, A1 प्लस n-1 D होते हैं। अब इधर इसमें एक n की जगह 6 पुट करेंगे ना, तो ये A6 बनेगा, तो ये आ जाएगा A1 प्लस 5D। तो A1 की वैल्यू 30 प्लस 5 टाइम्स ऑफ D की वैल्यू 5 है, तो ये 30 प्लस 25, 30 प्लस 25 कितना बन जाएगा 55 की को, तो ये A6 आपके पास आ गया, 6 टर्म ऑफ दिस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। नेक्स्ट A10 फाइंड करने के लिए ये A10 क्या बनेगी टर्म, A1 प्लस 9D। अब देखें A1 की वैल्यू कितनी है 30 और D की वैल्यू कितनी है 5, तो इसमें देखें 9 5 से मल्टीपल हो गए 45 आएगा, तो 30 प्लस 45, 45 को 30 में ऐड करने से आपको मिल जाएगा 75 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये A10 आ गया 10th टर्म। तो ये आपने A6 A10 फाइंड कर लिए। नेक्स्ट हम AN फाइंड करते हैं। तो AN के लिए AN का फार्मूला है आपके पास A1 प्लस n-1D। ठीक, अब देखें तो इसमें A1 आपके पास है 30, D आपके पास है 5, ये वैल्यूज पुट करें, ये आ गया 30 प्लस n-1 ऐसी, और D की जगह D की वैल्यू 5, तो 5 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं तो 30 प्लस 5n-5 आ जाएगा। 30 में से 5 को माइनस करने से आपको मिल जाएगा 25 प्लस 5n, तो ये AN आपके पास आ गया 25 प्लस 5n रह गया। तो अब देखें आपने चारों चीज़ें कैलकुलेट कर ली हैं, इनको आप ज़रा कंबाइन कर लें कि D किसकी इक्वल आया था, D आपने देखा कि 5 की इक्वल बन रहा था, D 5 आ गया। नेक्स्ट A6 आपने देखा कि वो A6 जो है वो 55 इक्वल बना। उसके बाद A10 आपने देखा कि वो किसकी इक्वल बन रहे हैं 75, जबकि AN आपने देखा कि वो
25 माइनस प्लस 5n क्यूब बन गया। तो ये चीज़ें आपने फाइंड आउट करनी थी। सो ये इसके आंसर्स हैं। ठीक हो गया। तो ये स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन 2 में क्या कहते हैं, अच्छा क्वेश्चन 2 में कहता है कि if in an arithmetic sequence a1 is 47, a12 is -8, then find a30। अगर इसमें कहते हैं ना कि अगर आपके पास कोई भी अर्थमेटिक सीक्वेंस है तो उसमें a1 आपके पास 47 दिया हुआ है और a12 आपको क्या दिया हुआ है, -8 क्यों दिया हुआ है। तो ये कहता है देन आप कैलकुलेट करें किसकी वैल्यू a30 की फाइंड आउट करें, a30 फाइंड आउट करें। तो ये देखें हम यहाँ पर जरा गिवन डाटा लिख लेते हैं। गिवन हमें क्या है, गिवन इसमें हमें ये है कि अर्थमेटिक सीक्वेंस दी हुई है। ठीक है। दूसरी बात ये कि ये लिख लेना इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन a1 first term of arithmetic progression is 47 and 12th term of arithmetic progression is -8। और हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड हमने करना है a30, 30th टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमें फाइंड आउट करनी है। तो अब देखें a30 फाइंड आउट करने के लिए nth टर्म का फार्मूला तो आपको पता है कि क्या होता है, an का फार्मूला क्या होता है, a1 प्लस n-1d होता है। अब देखें तो इधर अगर आप a30 लिखेंगे, n की जगह 30 लिखेंगे तो ये a30 आ जाएगा राइट साइड पर, a1 प्लस n की जगह 30 -1 करने से ये 29 रह जाएगा बाकी इंटू d। अब ये फार्मूला तो आपके पास बन गया, ये इक्वेशन तो बन गई जिससे आपको a30 मिलेगा। लेकिन इसके अंदर अगर देखा जाए तो a1 और d आपको मालूम होंगे, तभी आप इनकी वैल्यू सपोर्ट करके तो उसके बाद a30 की वैल्यू फाइंड करेंगे। जैसे कि a12 -8 आ रहा है ना, इस तरह का कोई डिजिट तब आएगा, अदरवाइज नहीं आ सकता। तो a1 और d, a1 तो हमारे पास है 47 है, लेकिन d अभी अननोन है। a12 की वैल्यू दी हुई है, a12 की वैल्यू को हम यूज़ करके तो ये d की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। और वो कैसे, देखें आपके पास इसी an वाले फार्मूले में आप अगर n की जगह 12 पुट करें तो ये a12 इक्वल्स टू a1 प्लस n की जगह 12 -1 करने से 11 बचेगा, 11d आ जाएगा। अब a12 की वैल्यू आपको दी हुई है कितनी है, -8, इसी की जगह हम -8 पुट कर सकते हैं। a1 कितना दिया हुआ है 47, तो इसकी जगह हम 47 भी पुट कर सकते हैं, प्लस 11 इंटू डी। अब ये 47 को आप लेफ्ट साइड पर लेके जाएंगे जब, तो ये -8 -47 इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, 11d बन जाएगा। ठीक हो गया। अब अगर आप इनको आपस में ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा -55 इक्वल्स टू 11d। अब d की वैल्यू फाइंड करने के लिए 11 इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये को किस तरफ जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो -55 पे जब 11 को डिवाइड करेंगे तो ये 5 बन जाएगा ना, -5। तो यहाँ से आपने देखा कि d की वैल्यू आपके पास आ गई है -5 के इक्वल। तो अब देखें इस स्टेरिक इक्वेशन के अंदर अगर हम a30 फाइंड करना चाहें तो कर सकते हैं ना, a1 और d की वैल्यू पुट करके। a1 तो आपके पास 47 है। अब आपने इस वाले डेटा से d फाइंड आउट कर ली जो कि -5 की इक्वल आ रहा है। अब आप लिख रहे हैं सो स्टेरिक इम्प्लाइज कि जो हमारी स्टेरिक इक्वेशन में a30 था ना, तो a30 किस इक्वल आ रहा था, a1 प्लस 29d। अब इसमें a1 और d की वैल्यू पुट कर लें। a1 आपके पास है 47 प्लस 29 इंटू ये d की वैल्यू -5 है। तो अब देखें इसमें आप ये काम कर लें कि 29 को मल्टीप्लाई करवाएं -5 के साथ तो ये -45 बन जाएगा। तो 47 -145, अब इसको प्लस कर लें 47 में तो ये बनता है आपके पास -98। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी 30th टर्म जो होगी वो क्या बनेगी, -98 बनेगी। ये इसका आंसर है। क्लियर। ये क्वेश्चन हमारा 2 जो वो कंप्लीट हो गया। इसमें हमने सिर्फ a30 फाइंड आउट करना था, सो हमने ये फाइंड कर लिया। तो नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अच्छा देखें स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन 3 में क्या कहता है हमें, क्वेश्चन 3 में कहते हैं
कि इफ़ A6 प्लस A4 इज इक्वल टू 6 एंड A6 माइनस A4 इक्वल टू 2/3 फाइंड अर्थमेटिक सीक्वेंस। अर्थमेटिक सीक्वेंस आपको यहाँ पर रिक्वायर्ड है। अर्थमेटिक सीक्वेंस आपने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। अर्थमेटिक सीक्वेंस फाइंड करने का मतलब क्या हुआ कि हमें सीक्वेंस कोई भी फाइंड आउट करनी होगी ना, उस सीक्वेंस की जो फर्स्ट 3 टर्म्स होंगी कम से कम वो हमें पता होना चाहिए। फर्स्ट 3 टर्म्स कौन कौन सी होती हैं? A1 हमारे पास पहली टर्म होती है, A2 हमारे पास सेकंड टर्म होती है, A3 हमारे पास थर्ड टर्म होती है, एंड अप टू सो ऑन कर लीजिएगा। कम से कम 3 टर्म्स आपने जरूर फाइंड आउट करनी है। तो ये सीक्वेंस फाइंड आउट करने के लिए हमें A1 A2 A3 का पता होना चाहिए। अब ये A1 A2 A3, A1 तो हमारे पास A1 ही होगा, अर्थमेटिक सीक्वेंस में यही होता है। अब A2 जो होगा वो A1 प्लस डी की इक्वल होगा, A3 जो होगा वो A1 प्लस 2D की इक्वल होगा। तो लिहाजा इसमें A1 और D की वैल्यूज यूज़ हो रही है ना, ये हमारे पास A1 और D की वैल्यूज होंगी तभी हम ये सीक्वेंस फाइंड कर सकते हैं। अब जरा गिवन डाटा पे नज़र डालें तो ये गिवन डाटा में क्या हमें चीज़ दी हुई है, इसमें कहता है गिवन डाटा में कि आपके पास अगर A6 प्लस A4 इसकी वैल्यू आपके पास हो 6 इक्वल, ठीक है। उसके बाद कहते हैं A6 माइनस A4 इक्वल टू 2/3 हो, A6 माइनस A4 इक्वल टू 2/3 हो। तो आपने क्या काम करना है, इसमें अर्थमेटिक सीक्वेंस फाइंड आउट करनी, मीन्स A1 A2 A3 फाइंड करके कॉमा अप टू सो ऑन कर लीजिएगा, सीक्वेंस आ जाएगी। अब अगर आप देखें तो AN का फार्मूला होता है ना आपके पास, क्या होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में A1 प्लस n-1D होता है, ऐसे ही है। तो अब देखें अगर हमें A6 फाइंड करना पड़ जाए, A6 हम कैसे फाइंड करेंगे? A6 के लिए n की जगह 6 पुट करेंगे तो A6 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हम पहले देख लेते हैं AN फार्मूला लेकर के कि हमें A6 और A4 किस तरह मिलेगी। देखें n की जगह 6 पुट करेंगे तो ये A6 इक्वल टू A1 प्लस 6 माइनस 1 तो 5D आ जाएगा। और अगर आप A4 फाइंड करेंगे तो A4 के लिए A1 प्लस n की जगह 4 पुट करेंगे, 4 माइनस 1 तो 3D आ जाएगा। A6 आपके पास ये बन गई और A4 आपके पास ये बन गई। अब आप ये काम करें, इस डेटा को लिखें कि A6 प्लस A4 इक्वल टू 6 की इक्वल कोई तो A4 प्लस A6 की जगह आप क्या काम कर सकते हैं, A6 की जगह A6 की वैल्यू A1 और D की फॉर्म में ये टर्म पुट कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा A1 प्लस 5D। तो ये आपके पास ना A6 की वैल्यू आ गई, A6 की जगह आपने पुट कर दिया, प्लस A4 की जगह A4 आपके पास किसी को A1 प्लस 3D इक्वल टू 6। अब देखें तो A1 में ऐड हो गया, बन जाएगा 2A1 प्लस 5D में ऐड होकर के 8D बन जाएगा, इक्वल टू 6 है। अब देखें ये आपके पास इक्वेशन आ गई ना, चलें इसमें हम अगर 2 कॉमन देखें लेफ्ट साइड पर, तो 2 कॉमन निकालने से क्या होगा कि 2 बाहर निकल जाएगा तो इधर आ जाएगा A1 प्लस 4D रह जाएगा इक्वल टू 6। इस 2 को राइट साइड पे ले जाने से क्या होगा कि डिवाइड हो जाएगा ना, इक्वल टू 6/2 करेंगे तो 3 बचेगा, तो A1 प्लस 4D इक्वल टू 3 की इक्वल आ गया। ये आपने एक कंडीशन यूज़ की, इस वाली कंडीशन को यूज़ करके तो उससे आपने A1 और D की फॉर्म में ये इक्वेशन फाइंड आउट कर ली है। अब आप एक काम करें, ये जो सेकंड इक्वेशन आपको दी हुई थी ना, सेकंड कंडीशन, ये वाली भी कंडीशन दी हुई है ना इस कंडीशन के अंदर आप ये काम कर लें कि A1 और D की वैल्यू पुट करें ना ज़रा, सॉरी A6 और A4। A6 आपने फाइंड आउट किया था, किसकी इक्वल था A1 प्लस 5D, तो A6 की आप लिख सकते हैं A1 प्लस 5D माइनस A4 की जगह आप लिख सकते हैं A1 प्लस 3D, ब्रैकेट यूज़ कर लेंगे क्योंकि बार माइनस साइन है, A1 प्लस 3D आ जाएगा और इक्वल टू 2/3। अब देखें तो माइनस साइन अंदर जाने से क्या होगा, टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे, A1 प्लस 5D माइनस A1 माइनस 3D इक्वल टू 2/3। ये माइनस A1 प्लस A1 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी 5D में से 3D माइनस करेंगे तो बाकी 2D रह जाएगा 2/3। अब इस 2 को राइट साइड पर अगर शिफ्ट करें तो ये हो जाएगा 2/2 डिनोमिनेटर में जाकर के 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, इस तरह ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो D की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1/3। अब जब D की वैल्यू आपके पास आ गई है, अब इस D की वैल्यू को अगर हम इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर यूज़ करें तो हमें A1 फाइंड हो सकते हैं, D तो फाइंड हो चुका है ना ऑलरेडी इधर से ही। तो अब अगर हम देखें इसमें लिख लेते हैं पुट
डी इक्वल्स टू 1/3 इन इक्वेशन नंबर 1, ये वाली इक्वेशन जो है। जब इस इक्वेशन में हम डी की वैल्यू 1/3 पुट करेंगे, देखते हैं इधर a1 क्या आएगा, a1 प्लस 4d है, तो d की जगह 1/3 इक्वल्स टू 3, तो ये बन जाएगा a1 प्लस 4/3 इक्वल्स टू 3। 4/3 को राइट साइड शिफ्ट करें ताकि हमें a1 की वैल्यू फाइंड हो सके, तो ये बन जाएगा a1 इक्वल्स टू 3 माइनस 4/3। इसका एलसीएम कर लेते हैं अब ताकि ये ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकें, तो 3 एलसीएम, 3 3 9 माइनस 4, तो ये कितना बन जाएगा 5/3। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास a1 क्या आ गई है, 5/3 आ रही है। अब आपने इसमें जो पॉइंट आउट करनी जो चीज़ें जो आपने यहाँ से फाइंड आउट किया, वो क्या क्या फाइंड किया, a1 की वैल्यू आपने एक फाइंड आउट की है जो कि 5/3 आ रही है। इसके अलावा आपने फाइंड आउट किए डी की वैल्यू जो कि 1/3 थी। अब इन दोनों वैल्यूज़ की मदद से हमने इस सीक्वेंस की इन तीनों टर्म्स को फाइंड आउट करना है। अब देखते हैं ये तीनों टर्म्स हमें कैसे मिलती हैं। देखें, सीक्वेंस की पहली टर्म आपके पास a1 है, सीक्वेंस दूसरी टर्म आपके पास a2 है, सीक्वेंस की तीसरी टर्म आपके पास a3 है। तो फर्स्ट टर्म आपके पास जो होती है सीक्वेंस की, अर्थमेटिक सीक्वेंस की, वो a1 ही होती है ना। a1 की वैल्यू आपके पास कितनी आई हुई थी, 5/3, और d था आपके पास 1/3। इन दोनों वैल्यूज को रिपोर्ट करते जाए ना, a1 को हम लिख सकते हैं a1 ही होगा, तो a1 आपके पास 5/3 है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि a1 आ गया 5/3 फर्स्ट टर्म। नेक्स्ट a2 आपके पास किस इक्वल होता है, देखें अगर हम nth टर्म ऑफ अर्थमेटिक सीक्वेंस देखें तो an होता है a1 प्लस n-1d, तो अगर n की जगह हम 2 पुट करेंगे तो ये a1 प्लस 2 - 1 मीन्स 1d आ जाएगा। अब अगर a1 पुट करें तो a1 की जगह 5/3 प्लस d की जगह पुट करें तो d की वैल्यू 1/3 है। अब एलसीएम की मदद से आप इनको ऐड करें तो ये आपके पास a2 आ जाएगी, तो 3 एलसीएम, तो 5 + 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 6/3 6/3 करेंगे तो 3 2 6 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से आपके पास a2 आ गया 2 की इक्वल, ठीक हो गया। नेक्स्ट a3 फाइंड करना है, तो a3 फाइंड करने देखिए इसी फार्मूले के अंदर n की जगह 3 पुट करें तो ये 3, राइट साइड भी जहाँ पर n आ रहा है वहाँ पर 3 पुट करें तो a1 प्लस 3 - 1, 3 - 1 करेंगे तो 2d आ जाएगा, तो ये 2d आ गया, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट कि a1 और d की वैल्यूज पुट करें इधर, a1 कितना है 5/3 है और d कितना है 1/3, तो सिम्प्लीफाई करें इधर इसको, 5/3 प्लस 2/3 बन जाएगा। एलसीएम कैलकुलेट करें, 3 एलसीएम है, 5 + 2 आ जाएगा ऊपर, 5 + 2 करने से 7/3, ये आपके पास आ गई है a3 एंड सो ऑन, ठीक है। इस तरह बाकी सारे आप सीक्वेंस की टर्म्स फाइंड करते जाएंगे। सारे टर्म्स तो नहीं फाइंड कर सकते ना, बहुत ज़्यादा होंगी। हमने पहले कम से कम 3 टर्म आप फाइंड कर लिए करें सीक्वेंस बनाने के लिए, उसके आगे आप सो ऑन कर लिए करें, ठीक है। अब देखें सीक्वेंस की जो पहली टर्म होती है वो आपके पास a1 होती है, सीक्वेंस की पहली टर्म a1 होती है, और a1 आपने फाइंड किया 5/3, सो आपके पास फर्स्ट टर्म ऑफ अर्थमेटिक सीक्वेंस आ गई 5/3। नेक्स्ट आपने a2 फाइंड आउट की, a2 होती है सीक्वेंस सेकंड टर्म होती है, सेकंड टर्म आपने फाइंड की 2, तो ये आ गई 2। नेक्स्ट आपने थर्ड टर्म सीक्वेंस की फाइंड की जो कि 7/3 है, ठीक है। तो पहले 3 टर्म्स आपने बता दी इसको, और कामा के बाद आप अप टू सो ऑन कर दें कि ये आपके पास वो रिक्वायर्ड सीक्वेंस है जिसकी वो बात कर रहा था, रिक्वायर्ड अर्थमेटिक सीक्वेंस जो हमने फाइंड आउट करनी चाहिए। क्लियर है, तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर आकर के फिनिश हो जाएगा, ठीक है, डन। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 आ रहा है, उसको देख लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें कहते हैं कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन अर्थमेटिक सीक्वेंस इन विच द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म आर 33/4 एंड 25/2 रिस्पेक्टिवली एंड द कॉमन डिफरेंस इज 1/8। ये कहता है कितनी टर्म्स होंगी इसमें, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन अर्थमेटिक सीक्वेंस, एक अर्थमेटिक सीक्वेंस में कितनी टर्म्स होंगी, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, मतलब n आपने फाइंड आउट करना है, n फाइंड आउट करना है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी इस सीक्वेंस में, कि जिसकी फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म आपके पास 33/4 और लास्ट टर्म उसकी 25/2 हो, और अगर उसका कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू 1/8
8 दी हो, तो आप बताएं कि इसमें n की वैल्यू क्या होगी। चलो हम देख लेते हैं, फाइंड करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें देखें क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आपने नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करनी है, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करनी, जो कि n प्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। n होता है नंबर ऑफ टर्म्स फॉर्मूले के अंदर। ए एन का जो फॉर्मूला होता है ना, a1 प्लस n माइनस वन, डी n जो होता है वो नंबर ऑफ टर्म को प्रेजेंट कर रहा होता है, नंबर ऑफ टर्म्स को, ठीक है। अच्छा, इसमें देखें नेक्स्ट आपको कहा गया है कि फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म को हम किससे प्रेजेंट करते हैं, a1 से। तो फर्स्ट टर्म आपके पास 33 डिवाइडेड बाई 4, और लास्ट टर्म nth टर्म मीन्स लास्ट टर्म क्या होगी, nth टर्म इसकी 25/2 दी हुई है। ये आपको डाटा गिवन है। इस गिवन डाटा को यूज़ करते हुए, अच्छा एक और चीज़ भी है, कॉमन डिफरेंस भी है, एंड कॉमन डिफरेंस इज 1/8। कॉमन डिफरेंस को हम डी सी डिनोट करते हैं, तो ये वापस है 1/8। ये आपके पास तीन चीज़ें गिवन है, इन तीनों को यूज़ करते हुए आपने स्मॉल n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखिए, ये फाइंड करने के लिए आपके पास nth टर्म का फॉर्मूला होता है ना, nth टर्म का फॉर्मूला किसी का होता है a1 प्लस n माइनस वन इंटू डी होता है। अब देखिए इसमें सारी वैल्यूज प्लग करें इधर, देखें a n आपके पास 25/2 है, a1 फर्स्ट टर्म 33/4 है, n आपको नहीं पता, ये फाइंड करना है हमने, d आपके पास यहाँ पर 1/8 है। अब इसको आपने जस्ट सिंप्लीफाई करना है, इसको लेफ्ट साइड लेके जाएं, तो ये 25/2 माइनस 33/4 हो जाएगा, प्लस ये कितना बचेगा, सॉरी इक्वल्स टू n माइनस 1/8 आ जाएगा। अब इधर 4 और 2 का देखें तो एलसीएम कितना बनेगा, 4 एलसीएम आ जाएगा, 4 को 2 पर डिवाइड करेंगे तो 2 25 से मल्टीप्लाई करके 50 आ जाएगा, माइनस 33 ऐसे ही आ जाएगा, इक्वल्स टू n माइनस 1/8। इसको हम 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे और 50 में से 33 को माइनस भी कर लेंगे, ठीक है। तो जब 50 को आप माइनस करते हैं 33 में से, तो आपके पास बचा था बाकी 17, और ये 4 क्रॉस मल्टीप्लाई होता जाएगा, तो 4 मल्टीप्लाई बाय n माइनस 1/8 आ जाएगा। या आप एक काम कर लें, इसको इधर ना लेके जाएं, इसको ही उधर ले जाएं, इसको उधर ले जाएं 8 को, ठीक है। तो 8 अगर उधर लेके जाएंगे, 8 से इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, 4 उधर आ रहा होगा ऑलरेडी, तो 4 1 सर 4 2 सर 8 होता है। तो 2 को आप अगर 17 से मल्टीप्लाई करवाएं तो ये आपके पास बन जाता है 34 की इक्वल, 34 इक्वल्स टू n माइनस वन को अब आप इधर शिफ्ट कर लें, तो 34 प्लस 1 हो जाएगा इक्वल्स टू n, तो n आपके पास आ जाएगा 35। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगी वो कितनी होंगी, नंबर ऑफ टर्म्स विल बी 35। तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास 35 होंगी इस गिवन डाटा के अकॉर्डिंगली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5, इसको देख लेते हैं। अच्छा, क्वेश्चन 5 में कहते हैं अ बॉल रोलिंग अप एंड इनक्लाइन कवर्ड 30 मीटर ड्यूरिंग द फर्स्ट सेकेंड, 27 मीटर ड्यूरिंग द अच्छा 30 मीटर ड्यूरिंग द फर्स्ट सेकेंड, 27 ड्यूरिंग द सेकेंड सेकेंड, 24 during the third second, and find how many meters it covered in the 8th second। ये कह रहा है अगर आपके पास एक बॉल जो है वो इंक्लाइन वे में हम उसको जो है वो फेंकते हैं ऊपर इस तरह, तो ये डिस्टेंस कवर करता है कितने का, 30 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है। अच्छा उसके बाद हम जब सेकेंड में, अच्छा किसी भी बॉल को हम ऊपर की तरफ इंक्लाइन वे में इस तरह फेंकते हैं ऊपर की तरफ, तो ये जो बॉल जो है वो फर्स्ट सेकंड में इतना डिस्टेंस कवर करता है, अगले सेकंड में इतना डिस्टेंस कवर करता है, एंड सो ऑन, ये डिस्टेंस कवर कर रहा है, एंड सो ऑन ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो ये कहते हैं कि 8 सेकंड में इसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया होगा, 8 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर कर लिया होगा आगे जा करके। तो वो देखने के लिए हम देख लेते हैं इसको कि 8 सेकंड में इसने कितना डिस्टेंस टोटल कवर करना है। तो फर्स्ट सेकंड में मीन उसको हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास फर्स्ट टर्म चल, फर्स्ट सेकंड में इसने 30 मीटर कवर किया, सेकंड सेकंड में इसने 27 मीटर कवर किया, और थर्ड सेकंड में इसने 24 जो है वो डिस्टेंस 24 मीटर डिस्टेंस कवर किया, एंड सो ऑन, इस आगे चलते जा रहा है। ये आपके पास फर्स्ट सेकंड है,
ये आपके पास सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल करने वाला है, और ये थर्ड सेकंड में इसने डिस्टेंस कवर किया, थर्ड सेकंड। अच्छा, तो ये कहता है कि 8 सेकंड के अंदर इसने डिस्टेंस कितना कवर करना है। ये आगे जा करके 8 सेकंड जब बनेगा, 8 सेकंड जब कंप्लीट हो जाएगा, तब इस बॉल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कवर कर लिया होगा। यहाँ पर मतलब ये हुआ A8 आपने फाइंड आउट करना है। ये फर्स्ट सेकंड में आप इसको A1 नाम दे दें, सेकंड सेकंड में इसको आप A2 नाम दे दें, थर्ड सेकंड में इसको आप A3 नाम दे दें, एंड सो ऑन। जब 8 सेकंड होगा तो वो A8 बन सकेगा। इट मीन्स कि इस सीक्वेंस में आपने A8 की वैल्यू फाइंड करनी है 8 सेकंड फाइंड आउट करने के लिए। तो इस सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म क्या है, देखिए जाए तो इसमें हर दो टर्म में हर दो कंसेक्यूटिव टर्म में डिफरेंस सेम आ रहे हैं। 27 -3 करें, 30 करें तो -3, 24 -27 करें तो फिर -3, तो डिफरेंस सेम मीन्स अर्थमेटिक सीक्वेंस है। अगर अर्थमेटिक सीक्वेंस है तो अर्थमेटिक सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म आ गया आपके पास 30, और डी कैसे कैलकुलेट होगा, कोई से दो कंसेक्यूटिव टर्म लें और नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस कर दें तो आपके पास आ जाएगा उसका डिफरेंस, तो ये -3 बन जाएगा। तो ये डी आपके पास आ गया -3 इक्वल, और A1 आपके पास 30 है। अब A8 फाइंड आउट करना है। A8 फाइंड आउट करने के लिए ये AN का फार्मूला क्या होता है, A1 + n-1D। इस nth टर्म वाले फार्मूले में n की जगह आपने जब ऐड पुट किया तो ये A8 इक्वल्स टू A1 + n की जगह 8, 8 - 1 तो मीन्स 7D आ जाएगा। अब इधर आप A1 और D की वैल्यूज पुट करें जो आपने इधर फाइंड की हुई हैं, तो A1 आ जाएगा 30 + 7 टाइम्स ऑफ -3, तो 30 - 21 हो जाएगा। तो ये बाकी आपके पास बचेगा +9, तो ये A8 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 8 सेकंड में जाकर के इसने 9 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करना है जी, 9 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, तो ये इस चीज़ का आंसर था। तो ये हमारे 5 क्वेश्चन हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 और उससे ऑनवर्ड जो क्वेश्चन हैं ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के लासे हैं। क्वेश्चन 6, 7 और 8 हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो चलें तब तक अल्लाह हाफिज़।